अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले आप बुक देख लीजिए। आप अपनी क्या नाम है आपकी बुक का? कंप्यू ब्रेन। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका कंटेंट देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो कंटेंट ओपन करिए और कंटेंट में देखिए हमने आपको मार्क कराया था आपके S7 का यानी हाफ ईयरली का। तो ये जो हमने मार्क कराया था इसमें थोड़ा चेंज है, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं। हम बताते हैं चेंज क्या है। आपके जो PA फर्स्ट का है वो PA फर्स्ट का आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ PA फर्स्ट का जो आपका पहले हो चुका है वो PA फर्स्ट में ही था, यानी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। ये जो दो चैप्टर हैं आपके, ये सिर्फ जो आपके PA फर्स्ट में आए थे ये अब आपके फर्दर एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ठीक है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में क्या आएगा आपका? 3, 4 और 5। कौन कौन से चैप्टर आएंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम में? 3, 4 एंड 5। ये 3 चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे, जिसमें हम ये दोनों कर चुके हैं। और अब आज पढ़ेंगे हम फार्मूला एंड फंक्शंस इन एक्सेल, और 4, 5 हमारा रह जाएगा बाकी। यानी हमारे जो 3 चैप्टर हैं ये आपके किस में है? हाफ ईयरली। तो आप यहाँ पर लिख लिए हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली। ये आपका हाफ ईयरली का सिलेबस हो गया। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 1 और 2 आपके हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसे चेंज कर लीजिए। पहले हमने ये सारे लगा दिए थे पाँचों, मगर अब पाँचों नहीं आएंगे। ये आपके टेस्ट में आ चुके हैं, तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। हाफ ईयरली एग्जाम जो आपके होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 यही तीनों चैप्टर्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 फार्मूला एंड फंक्शन इन एक्सेल्स, पेज नंबर 30। ओपन कर लिए पेज नंबर 30 और स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पेज नंबर 30 ओपन करिए और यहाँ पर टॉप पर क्या लिखेंगे हम? पार्ट नंबर। सबसे पहले पार्ट नंबर लिखेंगे। पार्ट कौन सा है हमारा? ये पार्ट नंबर 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पार्ट नंबर 3 मेंशन कर दिए। और यहाँ पर उस दिन की डेट ज़रूर मेंशन कर दिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। ठीक है, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी उस दिन की वीडियो यहाँ पर आप उस दिन की मतलब जिस दिन ये वीडियो आएगी उस दिन की यहाँ पर आपको क्या करनी है? डेट लिखनी है। और यहाँ पर पार्ट 3 लिख लिए, अंडरलाइन कर लिए। चैप्टर नंबर 3 फार्मूला एंड फंक्शन इन एक्सेल। अब हम जैसे कि हम रिज़ल्ट बनाते हैं, तो स्कूल में जो रिज़ल्ट बनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो पहले से कैलकुलेशन कर लेते होंगे उसके बाद रिज़ल्ट बनाते होंगे? उसे देख देख के कॉपी करते होंगे? नहीं, सारे कैलकुलेशंस वहीं कंप्यूटर पे करे जाते हैं। जैसे एक्सेल्स में हम फार्मूला और फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पर यही बताएंगे, हम इसी के बारे में बात करेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल एबल टू लर्न अबाउट फार्मूलाज, कॉपिंग फार्मूलाज टू द नेबरिंग सेल्स, यूजिंग रेंजेस इन फार्मूला, सेल रेफरेंसेस, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और फंक्शंस इन MS एक्सेल। ये कह रहे हैं इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फार्मूलाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉपी फार्मूलाज, फार्मूला को कॉपी करना नेबरिंग सेल से, या रेंजेस, फार्मूले के अंदर रेंजेस को यूज़ करना, सेल रेफरेंस यूज़ करना, रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करना, या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, फंक्शन इन MS एक्सेल। ये सारे फंक्शंस हम MS एक्सेल के अंदर करेंगे। ठीक है, ये MS एक्सेल के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फार्मूला क्या होता है? टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन MS एक्सेल। जब MS एक्सेल हम चला रहे होते हैं तो MS एक्सेल में जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कोई भी तरीके की, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, कोई भी हो। ठीक है, टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन MS एक्सेल फार्मूलाज आर अप्लाइड। तो MS एक्सेल में अगर हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है, तो वहाँ पर फार्मूला अप्लाइड होते हैं। कौन से? फार्मूलाज हेल्प टू एस्टेब्लिश आ नेक्सस बिटवीन 2 और मोर सेल्स। और फार्मूला क्या करते हैं? 2 और मोर सेल्स को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं आपस में। ठीक है, उनका मतलब संबंध जिसे कहते हैं, संबंध बनाते हैं। ठीक है, रिलेट करते हैं एक दूसरे किससे? 2 और मोर सेल्स को, यानी एक और उससे ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को आपस में रिलेट करते हैं। क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। और ये कैसे करते हैं ये पूरा आपको अभी पढ़ाएंगे यहाँ पर नीचे। पहले क्या है? इंस्ट्रक्शंस टू राइट अ फार्मूला। फार्मूला लिखने का इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखा जाए। बिफोर एंटरिंग अ मैथमेटिकल फार्मूला, जब हम मैथमेटिकल फार्मूला लिख रहे हो उससे पहले हमें क्या लगाना है? द फार्मूला इज ऑलवेज प्रिसीडिंग। मैथमेटिकल फार्मूला लिखने से पहले जो हमारा फार्मूला है वो प्रिसीडेड होगा विद एन इक्वल साइन। इक्वल साइन से शुरू होगा। कैसे? इक्वल साइन के साथ शुरू होगा। पहले इक्वल साइन, उसके बाद फार्मूला लिखा जाएगा। हम क्या करते हैं कि अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ये एरिया किसी का भी, जैसे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं रेक्टेंगल का, तो 2 इंटू एल प्लस बी या एल इंटू बी। तो हम कुछ भी अगर पेरीमीटर एरिया जो भी निकालते हैं तो इक्वल के बाद लिखते हैं। इसी तरह से इसमें हम क्या करेंगे? कोई भी फार्मूला लिख रहे हैं तो पहले इक्वल का साइन, उसके बाद फार्मूला। ठीक है, द इक्वल साइन डिनोट्स दैट दिस सेल एंट्री इज अ फार्मूला एंड नॉट अ वैल्यू।
और अगर आपने इक्वल नहीं लगाया तो कंप्यूटर ये समझेगा कि ये वैल्यू है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप उसके पहले क्या करें, इक्वल लगा के फिर स्टार्ट करें एंट्री लिखना, जो भी आप एंटिटी वहाँ पर फिल कर रहे हैं, तो उस इक्वल के साइन से हमें ये समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला है, कोई एंट्री नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ये फॉर्मूला है। कैसे समझ में आएगा फॉर्मूला है ये? सिर्फ और सिर्फ इक्वल साइन देख के। और फिर जो हमारी कमांड है वो कंप्यूटर जब ही समझेगा जब हम इक्वल का साइन लगाएंगे, तभी कंप्यूटर को समझ में आएगा कि हाँ ये फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं। अगर हम इक्वल का साइन लगाएंगे नहीं तो वो कमांड सही से उस पर प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। फार्मूला में इंक्लूड टेक्स्ट, फार्मूले के अंदर क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो सकती हैं, ऑपरेटर्स एंड सेल रेफरेंसेस हो सकते हैं। सेल रेफरेंसेस मतलब कि कौन सी सेल है, B3, B2, C2, C3, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और क्या हो सकता है? नंबर्स हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यानी टेक्स्ट हो सकते हैं, यानी ABCD, ये सारे हमारे टेक्स्ट हो गए। ऑपरेटर्स यानी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरेज, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हो गए, हम क्या क्या उसके साथ कर रहे हैं। उसके बाद फॉर्मूलाज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और फॉर्मूला हमारा लेफ़्ट से लेकर राइट की तरफ कैलकुलेट होता है एज पर द स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर ईच ऑपरेटर इन द फॉर्मूला। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से जो कि हमारा ऑपरेटर है, हर ऑपरेटर के लिए जो हमारे फॉर्मूलाज, जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं जिस भी ऑपरेटर के लिए, जिसे हम सम करना चाह रहे हैं, तो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे सम करते हुए। जैसे हम लिखेंगे कि हमारी, जैसे यहाँ पर लिखिए कॉलम लिखिए B और C, तो अगर मैं B का 2 वाला जोड़ना चाह रहा हूँ B का C के 2 से, ठीक है, मैं 50 प्लस 55 है यहाँ पर शायद 50 प्लस 55, तो मैं ऐसे नहीं लिखूँगा 50 प्लस 55 इक्वल, मैं क्या लिखूँगा B2 प्लस मैं लिखूँगा इक्वल टू सम मतलब होता है एडिशन। उसके बाद ब्रैकेट में लिखूँगा, क्या लिखूँगा ब्रैकेट में? ब्रैकेट कहते हैं हम पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट जो है हमारा इसे हम कहते हैं पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस जो वर्ड है इसी ब्रैकेट को कहते हैं। तो मैं ऐसे लिखूँगा सम इक्वल टू, पहले इक्वल, सबसे पहले इक्वल, उसके बाद सम, फिर पैरेंथेसिस लगा के। अब मैं किस कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? B3, B वाला तो बहुत सारे हैं, B में कौन सा? B में 2, तो B वाला 2, तो B ये रहा, इसका 2 ये रहा, यानी ये वाला किससे प्लस कर रहा हूँ मैं? C2 से। तो C2 अगर मैं और जोड़ना चाह रहा हूँ तो प्लस लगा दूंगा D2, तो ये सारे जैसे यहाँ पर लिखूंगा ना इक्वल टू सम B2 प्लस C2 प्लस C3, या सिंपल लिखूंगा इक्वल टू सम B2 C2 C3 सॉरी D2 B2 C2 D2। तो जैसे ही एंटर करूँगा तो सारे का यहाँ पर सब ऐड होकर अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूलाज हमारे मदद करते हैं जल्दी आंसर लाने में। अगर हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। अभी कह रहे हैं फार्मूलाज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अभी हमने बता दिया। दिस कैन बी चेंज विद द यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के हिसाब से हम इसे चेंज कर सकते हैं। पैरेंथेसिस मैंने बताया आपका ये ब्रैकेट साइन, इसे ही हम पैरेंथेसिस कहते हैं। किसी को अगर हम ये दो कर्व जो बाउंड्रीज है, ये जो कर्व वाला हमारा जो कर्व दिख रहा है इस तरह से, इसके अंदर रख देते हैं, जिसे हम कहते हैं पैरेंथेसिस। फार्मूला आर नॉट केस सेंसिटिव, फार्मूला कोई केस सेंसिटिव नहीं होता है। दिस फार्मूला इज फंडामेंटली मेड अप ऑफ द फॉलोइंग, ये फार्मूले किससे बनते हैं? ये सारी चीज़ें दी हैं, वैल्यू, सेल एड्रेस, ऑपरेटर, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, ठीक है, इन सबसे मिलाकर एक फार्मूला बनता है। वैल्यू जैसे एनी टेक्स्ट और न्यूमेरिक लाइक कंप्यूटर्स 23 3 1। अब हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या है? जैसे हमारे कोई भी हमारा टेक्स्ट या हमारे नंबर और टेक्स्ट मिला के हमारी वैल्यू बताते हैं। सेल एड्रेस क्या है? टू रेफरेंस द लोकेशन ऑफ द स्टोर डेटा लाइक C1 A2। सेल एड्रेस ये बताता है कि हमारा किस डेटा में हम किस डेटा को ऐड कर रहे हैं। जैसे मैं C का फर्स्ट वाला, C का 2 वाला D के 2 वाले से जोड़ रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा C2 प्लस D2, सम ऑफ C2 D2 लिखना पड़ेगा मुझे, तब मुझे पता चलेगा कि मतलब कंप्यूटर तब समझ में आएगा कि C का दूसरा वाला, यानी ये आ गया C का दूसरा, D का दूसरा वाला हम जोड़ना चाह रहे हैं, तो वो फिर वो आंसर देगा हमें। ठीक है, इसे हम कहते हैं सेल एड्रेस, एड्रेस बताना सेल का कि हम किस पर ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेटर, दीज ऑपरेटर्स डू नॉट डू फंडामेंटल ऑपरेशंस लाइक, अब वही ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है, ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं कि हम क्या उस पर ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? फंक्शन नेम। अब फंक्शन का नेम जैसे हम लिखते हैं द नेम ऑफ एनी फ्री डिफाइंड फार्मूला लाइक एवरेज और सम। जैसे हम अगर हमें सम करना है, जोड़ना है, तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पर? इक्वल के बाद सम, फिर एड्रेस लिखते हैं, किसका? सेल एड्रेस लिखते हैं कि कौन सी हम सेल जोड़ रहे हैं। अगर हमें एवरेज निकालना है, जैसे हमारे यहाँ पर दिए कंप्यूटर में सारे मार्क्स दिए, समझ लिए कि मार्क्स है ये सब बच्चों के,
तो हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे B2 से B8 तक, क्योंकि B2 से B8 तक हम सिर्फ कंप्यूटर के एवरेज निकाल रहे हैं, तो इन्हें फिर जोड़ एवरेज लिखकर हमें वहाँ पर लिखना पड़ेगा एवरेज B2 to B8, तो हमारा पूरा एवरेज निकल के आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा एवरेज। फिर क्या है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होता है, दीज आर यूटिलाइज टू कंट्रोल द लेफ्ट टू राइट ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। फॉर इंस्टेंस, अब ये कह रहे हैं हमारा ये जो ऑर्डर है इस तरह से कि 5 इंटू B3 माइनस 5 इंटू B4, अब बहुत सारे ऐसे होंगे, तो हमें क्या करना है, ऑर्डर को इसे लेफ़्ट से राइट जो हम लिख रहे हैं इसे हमें कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेटर को अच्छे से लिखने के लिए, इसके ऑर्डर को जो हमारा लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर है इसे मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपली लिखा B3 माइनस B4 माइनस B6 BC जितने भी हैं हमारे सब लिखे इंटू 5। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बेसिक फार्मूलाज। अब बेसिक फार्मूलाज आपको यहाँ पर बताएं, पहला क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, एग्जाम्पल 1, टाइप द गिवन बिलो डेटा इन एक्सेल शीट। ये कह रहे हैं जो हमारा ये दिया हुआ है ये आप एक्सेल शीट में टाइप करिए और देखिए। स्टेप 1 में क्या लिखना है हमें, क्लिक ऑन E2 सेल, E2 सेल, E2 E हमारा ये है, और 1 और 2 E2 सेल ये रहा हमारा, यानी यहाँ पर क्या लिखें हम, कैलकुलेट द टोटल मार्क ऑफ मोनिका। मोनिका ये है, मोनिका के 50, इस कंप्यूटर में हिंदी में 55, इंग्लिश में यहाँ पर शायद दिया नहीं है, तो हमारे ये 0 होंगे या तो फिर इन्होंने एबसेंट होगा, जो भी है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2, सिंपल ये लिखेंगे ना, मतलब मैंने बताया B2, B क्या है कंप्यूटर और 2 क्या है मोनिका, तो मैं बताना चाह रहा हूँ मोनिका के दूसरे कंप्यूटर के मार्क्स। अब मैं C2 लिखूंगा तो यानी मोनिका के हिंदी के मार्क्स, मोनिका है। अगर मैं C3 लिख दूंगा तो 3 हमारा बबीता है, मोनिका नहीं बबीता है, तो यानी C में मतलब हिंदी में बबीता के कितने मार्क्स हैं, तो मैं B2 प्लस C2 प्लस D2 करा मैंने। अब जो टोटल मार्क्स होंगे यानी 50 प्लस 55 यानी 105, तो जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये सारे वर्ड आ जाएंगे, वहाँ पर क्या लिखा आएगा 105। फिर बबीता के ऐसे अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो B2 प्लस C2 पहले लिखूंगा इक्वल B2 प्लस C2 प्लस 3 है ना हमारा, सेल एड्रेस क्या है इसका 3, ठीक है 3 में, और कंप्यूटर में कंप्यूटर सब्जेक्ट कौन सा है B, हिंदी C, इंग्लिश D, तो B3 C3 D3 एड इक्वल के बाद लिखूंगा B3 प्लस C3 प्लस D3, तो हमारा जैसे ही एंटर करूंगा सारे टोटल होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंड प्रेस एंटर की, कह रहे हैं एंटर की प्रेस करो, फौरन ही हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। एक्सेल एड्स सेल B2 टू सेल D2 एंड डिस्प्ले द आउटपुट इन सेल E2। और जो हमारा टोटल का हमने बना रखा है, टोटल वाला हमारा ये टोटल का कॉलम है ना, तो E2 में इसका मोनिका का आ जाएगा। E3 में अगर निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे B3 प्लस C3 प्लस D3 एंटर करेंगे। वैसे यहाँ पर E3 में E हमारा ये बता रहा है कि कौन सी रो है कौन सी कॉलम है, ये कैसे पता चल रहा है, E और इससे नंबर से हमारे और अल्फ़ाबेट से हमारी रोज़ और कॉलम पता चल लेंगे। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा इसका बबीता का, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कह रहे हैं द फार्मूला डिस्प्लेज इन द फार्मूला बार, जो हमारे जो फार्मूला है फार्मूला बार में डिस्प्ले होगा। जैसे यहाँ पर है ना, ये हमारा देखिए यहाँ पर लिखाएगा हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, यहाँ पर आपको लिखाता है। जैसे कि हम यहाँ पर मैं लगाऊंगा B3 प्लस C3 प्लस D3, सबसे पहले क्या करना है इक्वल का साइन, इक्वल B3 प्लस C3 प्लस D3। जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरा यहाँ पर हो सकता है आंसर कितना है 55 है, ये 46 है, ये 76 है। अब इन्हें मैं टोटल करके मान लो मेरा आ रहा है 150, ठीक है, अब कुछ भी आ रहा हो, हमने मान लिया 150 आ रहा है, चलो 150 आ रहा है या 160 आ रहा है आंसर, तो यहाँ पर मेरा नंबर लिखा जाएगा 160, मगर फार्मूला गायब हो जाएगा यहाँ से। मगर जैसे ही मैं अपना माउस इस पर लाके रखूँगा ना तो यहाँ पर हमारा फार्मूला नज़र आएगा, इसका फार्मूला यहाँ नज़र आएगा, क्लिक करते ही इस पर क्लिक करते ही इसका फार्मूला यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसका फार्मूला भी देख सकते हैं, और डबल क्लिक करने से हमारा नंबर हट के फार्मूला आ जाएगा, दोबारा क्लिक करने से क्या होगा हमारा फिर से नंबर आ जाएगा। अगर जैसे मैं यहाँ चाह रहा हूँ मेरा यहाँ पर आंसर आया निकल के 105 के, एंटर करते 105 लिखा आया, तो मैं चाह रहा हूँ मैं देख लूँ दोबारा मेरा फार्मूला क्या था, तो मैं 2 बार क्लिक करूँगा तो नंबर हट के 105 हट के फिर से यही लिखा जाएगा B2 प्लस C2 प्लस D2। मतलब हम देख पाएंगे कि हमने इससे जो हमारा 105 रिजल्ट आया है ये आया कैसे है, तो वो फार्मूला लिखा जाएगा। फिर क्लिक कर देंगे तो फिर वापस रिजल्ट आ जाएगा हमारा। उसके बाद क्या है कॉपिंग फार्मूला टू द नेबरिंग सेल्स। अब मैंने इसके लिए B2 प्लस C2 प्लस D2 लगाया, ये आ गया। अब मैं बार बार लिखूँ यहाँ पर कि B3 प्लस C3 प्लस D3, यहाँ पर दोबारा लिखूँ, फिर यहाँ दोबारा लिखूँ कि B4 प्लस C4 प्लस D4, फिर लिखूँ दोबारा B5 प्लस C5 प्लस D5, फिर एंटर करूँ, फिर यहाँ पर लिखूँ इक्वल, यह हमारा क्या है B6, फिर C6, फिर प्लस 7 D6, फिर यहाँ पर एंटर करूँ, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, इसके लिए जल्दी काम करने के लिए कॉपी करना होता है फॉर्मूला सबके लिए। एन ईजी वे ऑफ कॉपीइंग अ फॉर्मूला टू रेंज
टू अ रेंज ऑफ नेबरिंग सेल इज एज फॉलोज, सिलेक्ट द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला। अब ये कह रहे हैं उस सेल को सिलेक्ट करो जिसमें आपका फॉर्मूला है, मतलब जिसमें आप पहले से एक बार फॉर्मूला लिख चुके हैं। अब आप चाह रहे हैं सब में फटाफट फॉर्मूले लगा दिए जाएं बिना बार बार लिखे कि आप बार बार लिख रहे हैं। यहाँ पर जैसे आप लिख रहे हैं कि B5 इक्वल B5 प्लस C5 प्लस D5, फिर एंटर कर रहे हैं, फिर अगला ऐड करने जा रहे हैं तो वहाँ लिख रहे हैं इक्वल B6 प्लस C6 प्लस D6, फिर एंटर कर रहे हैं। ऐसे तो मान लो स्कूल में 500,000 बच्चे हैं, आप कैसे कब तक बनाएंगे उनका रिजल्ट। ठीक है, तो आपको ये कॉपी पेस्ट मेथड आना चाहिए, कॉपिंग वाला फॉर्मूला, कॉपी करने का फॉर्मूला आपको क्या आना चाहिए, ये तरीका आना चाहिए कॉपिंग फार्मूला का। इससे क्या होता है, जो हमारा नेबर का फॉर्मूला है, हमारे पड़ोसी का जो फॉर्मूला है, मतलब पड़ोस में जो हमने फॉर्मूला लगाया वही फॉर्मूला ये सारे चुरा लेते हैं, यही फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो जाता है। पहले क्या करना है हमारा स्टेप फर्स्ट, क्लिक द फिल हैंडल एंड ड्रैग इट ओवर द रेंज टू बी फिल्ड। पहले इसमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है जहाँ पर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्लिक करा, उसे प्रेस करे रहना है माउस को। जैसे मेरा माउस है, मैंने मान लिया मेरे हाथ में माउस है, ये मेरा लेफ़्ट बटन, ये मेरा राइट बटन, बीच में हमारा व्हील होता है एक, मेरा लेफ़्ट बटन, मैंने लेफ़्ट बटन इस पर प्रेस किया, यहाँ पर मेरा माउस लाया मैं ऐसे करके, इसे मैंने क्या किया, लेफ़्ट बटन प्रेस किया, लेफ़्ट बटन प्रेस करके यहाँ से मैं प्रेस करा रहूँगा और उसे खींच के यहाँ तक ले आऊँगा, क्योंकि मुझे टोटल मार्क बबीता के भी निकालने हैं, नीता के भी निकालने हैं और विनीता के भी निकालने हैं, सुमन है, शिखा है और संगीता है। अब आप चाह रहे हैं संगीता के ना निकालो टोटल, तो आप यहाँ से खींचते हुए लाइए 7 तक छोड़ दिए। ठीक है, 7 अगर आप टोटल निकालना चाह रहे हैं 8 तक, तो आप पूरा इस तरह से एंटर करके मतलब माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के उसे प्रेस करके यहाँ तक लाइए संगीता तक, फिर यहाँ पर छोड़ दिए, तो ये फॉर्मूला सारे फॉर्मूले में यूज़ हो जाएगा। सारे फॉर्मूले में मतलब ये नहीं कि B2 C2 BCD तो सारी फिक्स हैं, इसके लिए भी, नीता के लिए भी कंप्यूटर का B है, B कॉलम है, और विनीता के लिए भी कंप्यूटर का कॉलम B है, विनीता के लिए भी C कॉलम हमारा हिंदी का है, तो ऐसे नीता के लिए भी C कॉलम हिंदी का ही है, शिखा के भी हिंदी के मार्क्स C कॉलम में ही लिखें। तो ये कॉलम तो हमारे सारे सेम हो गए, मगर हमारा जो 1 2 3 है, जो हम बता रहा है किस नंबर में कौन सी लाइन में है, तो ये लाइन 1 2 3 से हो रहा है। तो यहाँ पर B2 C2 D2 की जगह जब हम ऐसे कॉपी करके यूँ करके कर देंगे ना, एंटर कर देंगे, तो हमारा एंटर दबाते ही हमारा आंसर सबके इक्वल सही आ जाएंगे। मतलब इसका टोटल यहाँ आ जाएगा, इसका टोटल यहाँ आ जाएगा, इसका टोटल यहाँ आ जाएगा। फिर बाद में अगर हम, जैसे मैं मान रहा हूँ संगीता का मेरा फॉर्मूला क्या लगा होगा, तो संगीता का फॉर्मूला ये नहीं लगा होगा B2 प्लस C2 प्लस D2। अगर आप दिमाग लगाएं तो संगीता हमारा 8वें में है, यानी हमारा होगा B8 प्लस C8 प्लस D8, ये वाला फॉर्मूला लगा होगा। तो हम चेक करते हैं कौन सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मान लो संगीता के हमारे टोटल मार्क्स लिखे हैं, जैसे हमारा 51 प्लस 61, तो 50 और 60 110, ठीक है, और 1 और 1 2, यानी 112 और 8, ठीक है, हमारा कितना हो गया, 112 और 8 120 हो गया, 120 और 190 आई थिंक होगा शायद, ये जितना भी हो मान लो हमारा 120, यहाँ मान लो हमारा 200 आंसर आया, यहाँ पर 200 आंसर आया मेरा, यहाँ पर 200 लिखा, यहाँ 150, यहाँ पर 125, यहाँ पर 190, मतलब टोटल सबके आ गए। अब मुझे चेक करना है कि मेरा संगीता में कौन सा फॉर्मूला लगा होगा। संगीता पे आके 2 बार क्लिक करना है, डबल क्लिक, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा आएगा, पता है क्या, B8 प्लस C8 प्लस D8, क्योंकि ये 8वीं लाइन में है, तो ये लाइन को भी बताएगा। फॉर्मूला कॉपी करने से ये हुआ, मैं हज़ारों बच्चों को एक साथ ऐसे ड्रैग करता ले आऊँगा और सबके हज़ारों बच्चों के नंबर एक साथ आ जाएंगे, मतलब एक साथ कैलकुलेट हो जाएंगे। इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरे स्कूल में सबका एक एक करके रिजल्ट बनाएं, तो ऐसे ही रिजल्ट बनते हैं कि जल्दी कैलकुलेशन हो। ठीक है, फिर क्या है, अंडरस्टैंडिंग कंपाउंड फार्मूला। कंपाउंड फार्मूला समझते हैं, कंपाउंड फार्मूला क्या है। ये कह रहे हैं कंपाउंड फार्मूला मीन्स व्हेन वी यूज़ मोर देन 1 ऑपरेटर्स। लेट्स गो थ्रू एन एग्जाम्पल। ये कह रहे हैं कंपाउंड फार्मूला का मतलब ये होता है जब हम एक से ज़्यादा तरीके के क्या कर रहे हो, ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हो। जैसे हमने वहाँ पर मल्टीप्लाई भी यूज़ कर लिया, प्लस भी यूज़ कर लिया, डिवाइड भी यूज़ कर लिया, तो ये हमारा कंपाउंड फार्मूला यूज़ होता है। यहाँ पर कंपाउंड फार्मूला कहलाता है। अगर मैं सिंपल खाली मैं एडिशन कर रहा हूँ, या खाली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, डिवीज़न कर रहा हूँ, तो हमारा वो कंपाउंड फार्मूला नहीं, सिंपल फार्मूला हो गया। कंपाउंड फार्मूला मतलब मैं एक से ज़्यादा ऑपरेशंस कर रहा हूँ वहाँ पर। ठीक है, 1 यहाँ पर है टू कैलकुलेट परसेंटेज। जैसे अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज में मैं 2 नंबर को डिवाइड करता हूँ, फिर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मतलब जैसे अब मेरे 100 में से 75 मार्क्स आए, तो मैं क्या करूँगा, मेरे साफ अगर आपके दिमाग होगा, अकल लगाएंगे थोड़ी सी, तो आपको साफ समझ में आएगा कि 100 में से जब 75 नंबर है, यानी इसके 75% आए हैं।
ठीक है, 75% ही तो ला पाया मैं 100 में से, बाकी 100 में से 25 नंबर तो मेरे नहीं आए, तो यानी मेरे 25% कम आए। तो यानी, और अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो क्या करते हैं हम लोग, जितने मार्क्स आए होते हैं उससे ऊपर जितने में से आए होते हैं। अब मेरे मान लो कि मेरे आए 95 आए 150 में से, 150 में से मेरे 95 मार्क्स आए, तो मैं लिखूँगा 95 अपॉन 150 इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं पहले टोटल से डिवाइड करा, मैंने जो हमारे आए हैं वो मार्क्स मैंने टोटल से डिवाइड करा, फिर उसे इंटू कर दी 100 से, तो मेरे एक डिवीज़न लगा यहाँ पर और फिर मल्टीप्लिकेशन लगा, तो मेरे ऑपरेशन यहाँ पर 2 हो गए। तो वही कह रहे हैं, इसे कैसे करते हैं हम। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द सेल F2 एंड टाइप इक्वल। F2 पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल का साइन करा, मेरे 50 इसमें कंप्यूटर में, हिंदी में 55, इंग्लिश में, या ये कौन है, मोनिका है, मोनिका के 50 इसमें, हिंदी में 55, इंग्लिश में 65। अब इन्होंने इक्वल टोटल पे गए, पहले टोटल निकालेंगे क्योंकि हमें टोटल नहीं पता है ना, टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज निकालनी है 170, और ये 100 में से, ये 100 में से, ये 100 में से, यानी 300 अगर हमारे टोटल होंगे तो 300 में से मोनिका के आए 170 नंबर। अब कितने परसेंट आए 300 में से, तो मैं क्या करूँगा 170 अपॉन 300 इंटू 100। अब ऐसे करेंगे, पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे तो ऐसे तो बना लिया रिजल्ट। ऐसे तो हज़ारों बच्चे होंगे एक स्कूल में, कैसे, चलो एक स्कूल नहीं तो एक टीचर एक क्लास का तो बनाएगा, तो अपनी क्लास में 50-60 बच्चे होते हैं, तो उसका बनाते बनाते उसका तो ये समझ लिए पूरा टाइम निकल जाएगा। तो हम MS एक्सेल पे कैसे करेंगे, F2 में हमने क्या करा, इक्वल साइन टाइप किया, क्लिक ऑन द सेल E2, E2 का है हमारा, E2 ये रहा, E2 पे क्लिक किया, उसके बाद द सेल एड्रेस E2 कम्स अप इन द सेल F2, तो F2 में भी हमारा सेल एड्रेस निकल के आएगा परसेंटेज में। उसके बाद टाइप 300 इंटू 100 एंड मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा वो है डिवाइड का साइन है। डिवाइड ऐसे नहीं होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर का डिवाइड का साइन ऐसे होता है, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे होता है, स्टार सा, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइड हो गया, ये स्टार हो गया हमारा मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना है, इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई मतलब स्लैश 300 इंटू 100 लिखेंगे एंड प्रेस द एंटर की, और सिंपल एंटर की दबा देंगे। एंटर की दबाते ही क्या होगा, द सेल F2 डिस्प्लेज द परसेंटेज ऑफ द मोनिकाज मार्क, मोनिका के नंबर के जो रिज़ल्ट होगा वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। यहाँ पर आपका क्या है, टोटल, ठीक है, यहाँ पर टोटल है हमारा, यहाँ पर क्या है, परसेंटेज। अगर मैं टोटल निकालना चाहूँ, परसेंटेज अभी भूल जाओ, परसेंटेज हटा दो, तो मैं टोटल कैसे निकालूंगा, लिखूंगा इक्वल B2 प्लस C2 प्लस D2, फिर एंटर करूँगा तब आएगा 170। अब यहाँ लिखूंगा इक्वल E2 स्लैश 300 इंटू 100, मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। E2 क्यों बोला मैंने, क्योंकि मेरे टोटल 170 है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल क्या करना है, F2 सेल पे क्लिक करना है, टाइप करना है इक्वल, यहाँ पर मुझे क्या करना है, इक्वल लिखूँ, क्लिक ऑन द E2 सेल, मतलब आप लिखना भी नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि बस ऐसे ही मैं कर दूँ जल्दी से। F2 पे यहाँ पर जल्दी से क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या लिखो, क्लिक ऑन द सेल F2, यहाँ पर सिंपल इक्वल का साइन, जल्दी से कीबोर्ड से इक्वल का साइन लगा दिया, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते ही यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक ऑन द सेल E2, मतलब पहले F2 में गए क्योंकि F2 में हमारी परसेंटेज निकल के आएगी। परसेंटेज निकालनी किसकी है, तो जिसकी निकालनी है उस पर बाद में क्लिक करना है, तो पहले हमें परसेंटेज निकालनी है, हम पहले यहाँ पर लिख देंगे इक्वल, इक्वल लिखते ही हम जिसकी निकालनी है तो यहाँ पर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, द सेल एड्रेस E2 कम्स अप इन द सेल F2, तो हमारा E2 यहाँ पर जो E2 है ये 170 E2 है, 177 हमारा E3 है। तो अगर मैं यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर इक्वल देखूंगा, फिर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिखा आएगा इक्वल के बाद अपने आप लिखा जाएगा E3, फिर उसके बाद ये लगा दो स्लैश 300 इंटू 100, हमारा फिर एंटर करते ही हमारा परसेंटेज आ जाएगा टोटल, कि मोनिका के परसेंटेज इतनी है, बबीता की इतनी परसेंटेज आई है, ठीक है। इस तरह से हम अपना आंसर कर सकते हैं और फास्ट वे में भी कर सकते हैं। फिर क्या है, कॉपिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला को कॉपी कैसे करा जाए। टू कॉपी द फॉर्मूला फॉलो द गिवन स्टेप, स्टेप गिवन बिलो, यहाँ पर स्टेप्स दिए हैं, इसे हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए। पहले क्या है, स्टेप फर्स्ट, सिलेक्ट सेल F2, इन्होंने F2, F हमारी ये है, परसेंटेज है, ये परसेंटेज हमने क्या किया, मोनिका की इन्होंने परसेंटेज निकाल रखी है, F2 को इन्होंने सिलेक्ट कर लिया, चलो F2 ये है हमारी, इस पर मैंने एंटर किया, सिलेक्ट किया, मतलब अपना माउस लाया, माउस का बटन दबाया, ये हमारी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद क्लिक कॉपी इन द होम टैब, होम टैब में गए, यहाँ पर कॉपी, कट, फॉर्मेट, पेंट और पेंटर, बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमारे यहाँ पेस्ट। तो मैंने कॉपी पे पहले यहाँ से ऐसे एंटर किया, यहाँ से खींचता हुआ यहाँ तक लाया, ठीक है। क्या किया मैंने, एंटर करके सिंपल, या खींचे बिना ही सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पर अभी सिंपल जस्ट एंटर, यहाँ पर टैप करा, मतलब माउस लाया मैंने, क्लिक किया
और इससे क्या होगा, फिर होम टैब में गए, यहाँ पर कॉपी किया, सिलेक्ट द सेल वेयर यू नीड टू पेस्ट द फॉर्मूला। अब मैंने जो इसमें फॉर्मूला लगाया था इसके लिए मैं चाह रहा हूँ सबके लिए ऐसी फॉर्मूला लग जाए, मतलब डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100 सब में आ जाए। ठीक है, तो हमारा इसका सेल एड्रेस क्या है, 170 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100 हुआ होगा यहाँ पर, 177 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, तभी तो ऐसे परसेंटेज निकल के आई होगी। तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा E2 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर E2 यहाँ पर भी ऐसी फॉर्मूला लग जाए, E3 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, फिर E4 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100। तो मैं चाह रहा हूँ सब में लग जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस पर जस्ट क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ गया होम में, कॉपी करा, इसे ड्रैग करके नीचे तक खींचूंगा जहाँ तक मुझे, जिस लाइन तक फॉर्मूला पहुँचाना है, जिस लाइन तक मुझे फॉर्मूला लगाना है, और फिर वहाँ पर पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो जो फॉर्मूला यहाँ लगा होगा वैसी फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा अपनी अपनी सेल एड्रेस के साथ, और हमारा परसेंटेज अपने एंटर करते ही आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सबका एंटर आ जाएगा, एंटर करते ही सबका परसेंटेज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। फिर क्या है, द फॉर्मूला गेट पेस्टेड इन द सेल विच नाउ डिस्प्ले द कैलकुलेटेड वैल्यू यूज़। और जो फॉर्मूला है हमारा वो पेस्ट हो गया। ठीक है, पेस्ट करते ही यहाँ पर जैसे पेस्ट करूँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट पे दबाऊँगा, अपना माउस ला के इस पर क्लिक करूँगा, फॉर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, यूजिंग रेंजेस इन फार्मूला। फार्मूला में रेंज कैसे यूज़ करते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टार्ट योर फार्मूला बाय क्लिकिंग इन द सेल यू डिज़ायर द फार्मूला टू गो इन। पहले तो सबसे पहले उस फार्मूले पे क्लिक करो, स्टार्ट योर फार्मूला बाय क्लिकिंग इन द सेल, उस मतलब सेल में क्लिक करो, यू डिज़ायर द फार्मूला टू गो इन, मतलब उस पहले तो आप उस सेल को, डिज़ायर्ड सेल को सिलेक्ट कर लो जिसमें आप चाह रहे हैं कि उसमें फार्मूला लगे। स्टेप 2, टाइप एन इक्वल साइन इक्वल। आपको सिंपल इक्वल साइन लिखना है, जैसे यहाँ लिखा है इक्वल। मैंने क्या किया, 50 से लेकर यहाँ तक खींचा, फिर लिखा इक्वल, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर 9 में मैं चाह रहा हूँ ये कंप्यूटर के सब बच्चों के टोटल नंबर आ जाएं, तो मैंने इक्वल लिखा, टाइप एन इक्वल साइन, यहाँ पर इक्वल लिखा, उसके बाद यूज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स टू रिफर टू अ रेंज ऑफ सेल इन अ सिंगल कॉलम। एक ही कॉलम में अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक सम करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, दिस शोज सेल B2 थ्रू सेल B8। अब B2 फिर ये हमारा जो डबल डॉट है ये लगा के फिर B8, इस तरह से मैं क्या करूँगा, पैरेंथेसिस कर दूंगा इसका, मतलब इसे ब्रैकेट में कर दूंगा, इक्वल सम B2 हैश B8, मतलब मैं B2 से लेकर B8 सारा जोड़ रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, ये कहना चाह रहा है। प्रेस एंटर टू फाइनलाइज द फॉर्मूला। जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पर इन सब का सम यहाँ पर आ जाएगा टोटल। अगर मैं एवरेज लिखूँगा यहाँ पर इक्वल एवरेज B2, फिर ये यही डॉट लगा के फिर B8 इसमें बंद कर दूंगा ब्रैकेट में, जैसे ही एंटर करूँगा तो इन सब का एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होता है, ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, रेंजेस को यूज़ करते हैं फॉर्मूले में। मैं नहीं चाह रहा संगीता के मार्क्स ऐड करूं, तो मैं B2 इसके बाद यहाँ पर B7 लिखूंगा, B7 तक खाली जोड़ूंगा, तो सम इक्वल सम B2 फिर B8, यहाँ पर ये दो जो पॉइंट है ये लगा के, ये हमारे कंप्यूटर पे इस तरह से दिया होता है। ठीक है, कीबोर्ड पे जैसे ही एंटर करूँगा तो हमारे B2 से लेकर B7 जुड़ जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ B3 से अगर मैं B8 जोड़ूँ तो B3 B8 लिख दूंगा यहाँ पर, B3 से B5 जोड़ना चाह रहा हूँ तो B3 B5 लिख दूंगा यहाँ पर, और एंटर करते ही आंसर हमारा आ जाएगा। जो मैं एड्रेस दिया रहूँगा, जो मैं रेंज बताया रहूँगा इसके अंदर कि मेरी कौन सी रेंज है कहाँ तक, तो मैंने यहाँ पर रेंज डिफाइन कर दी B2 से B8 तक। तो वही कह रहे हैं यूजिंग रेंजेस इन फार्मूला, फार्मूले में रेंज यूज़ करना। फिर क्या होता है, सेल रेफरेंस क्या होता है। सेल रेफरेंसेज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फार्मूलाज एंड फंक्शंस वी यूज इन एक्सेल। ये कह रहे हैं सेल रेफरेंसेज जो है एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ द फार्मूला की एंड फंक्शंस की। जो भी हम फंक्शंस कर रहे हैं एक्सेल्स के अंदर, ये फार्मूला लगा रहे हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब बुनियाद है एक तरह से। जैसे हम घर बनाते हैं तो उसके अंदर ईंटें हमारी क्या होती हैं, उसकी टुकड़े होती हैं, ईंटों से जोड़ जोड़ के हम दीवार बनाते हैं। इसी तरह से हमारा जो सेल रेफरेंस है वो क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे फार्मूला और फंक्शंस का, जो कि हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। You will notice that every column of a spreadsheet is assigned a letter and every row of a spreadsheet is assigned a number। ये कह रहे हैं आपने नोटिस किया होगा हर कॉलम में एक ये कह रहे हैं you will notice that every column of a spreadsheet is assigned a letter। स्प्रेडशीट के हर कॉलम में एक लेटर लिखा हुआ है, ABCDEFGH जितने भी हो। एंड एवरी सेल इन अ स्प्रेडशीट कैन बी आइडेंटिफाई यूनिकली, यहाँ पर हमारा है एवरी रो ऑफ अ स्प्रेडशीट असाइन अ नंबर। और जो हमारी रो है सब में नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, रो में हमारा हर रो हमारी नंबर से असाइंड है, मतलब हर रो को अपनी अपनी नंबर दे रखे हैं। हर कॉलम को हमारे एक एक अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, ABCDEFGH। नेम वाला A में है, बी कंप्यूटर सब्जेक्ट हमारा B में है, हिंदी हमारा C में है, इंग्लिश D में है, परसेंटेज हमारा F में है, टोटल हमारा E में है।
तो ये कह रहे हैं सेल रेफरेंसेज। सेल रेफरेंस मतलब सेल को अगर हम नोटिस करना चाह रहे हैं, सेल का एड्रेस देना चाह रहे हैं, हमारा सेल कौन सा हम बताना चाह रहे हैं, तो कॉलम और रोज की मदद से ही बताते हैं। कैसे? यू विल नोटिस दैट, मैंने ये पूरा बता दिया यहाँ तक। फिर एवरी सेल इन अ स्प्रेडशीट कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली बाय रेफरिंग टू द कॉलम लेटर एंड रो नंबर दैट द सेल इज इन। हम हर सेल को स्प्रेडशीट के अंदर, हमारी जो स्प्रेडशीट है पूरी, ये जो हमारी स्प्रेडशीट है, अब मैं कह रहा हूँ मोनिका किस कॉलम में किस रो में है, मतलब किस सेल में है। ठीक है, ये मेरी एक सेल हो गई, मोनिका इस सेल में है, और इस सेल का एड्रेस क्या है, A2। मोनिका किस में है, A वाले में, 2 नंबर में। मैंने कहा बबीता का कंप्यूटर के मार्क्स किस में है, तो बबीता ये रही तीसरे में, ये क्या है हमारी तीसरी रो, और हमारी कॉलम क्या है, बी कॉलम, यानी B3 में हमारा क्या है, बबीता के कंप्यूटर के मार्क्स हैं। तो ये हमारे क्या होगा, एक स्प्रेडशीट में हम सेल को क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब उसे पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हर सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली हम कॉलम यानी लेटर और रो के नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब जिस सेल में हमारी रो, मतलब जिस सेल में हमारा कोई भी नंबर या कोई भी हमारा जो हमने उसमें लेटर कुछ भी लिख रखा है, उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रो और कॉलम की वजह से। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? व्हेन सेल रेफरेंसेज आर यूज इन फार्मूलाज, जब हम सेल रेफरेंसेज फार्मूला के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सेल विल कैलकुलेट द आंसर विद द हेल्प ऑफ डेटा लोकेटेड इन द रेफरेंस सेल। तो जो हमारा एक्सेल है वो हमारा आंसर किस हिसाब से निकालता है, जो हमारा डेटा लोकेटेड सेल में, लोकेटेड इन द रेफरेंस सेल, उसकी जो रेफरेंस सेल में डेटा जो लिखा हुआ है, मौजूद है, उसके हिसाब से ही हमारा जो एक्सेल है वो आंसर निकालता है। इफ़ दैट डेटा इज़ चेंज लेटर, अगर उस डेटा में हमारा डेटा चेंज हो रहा है बाद में, एक्सेल विल ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट द फॉर्मूला एंड अपडेट द आंसर। तो एक्सेल जो है हमारा फॉर्मूला रिकैलकुलेट करके हमारा आंसर अपडेट कर देगा, नया आंसर दे देगा। जैसे हमने बताया था रिलेटिव रेफरेंस में क्या है, रिलेशन लगा देना, एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि जैसे कि अब मैंने भी पीछे बताया था कि यहाँ पर हमारी C2 है, या हमने यहाँ पर मानो यहाँ पर टोटल करा, इसमें ये हमारा E है, हमारा E मानो ये है हमारा 1 2 3, ये मान लो 3 है, ये मान लो 1 है, तो हमारा क्या हो गया, C1 प्लस D1 प्लस E1 प्लस F1। और जैसे ही मैं कॉपी वाला पेस्ट वाला ऑप्शन करूँगा तो यही सारा फॉर्मूला हमारा इस पर आ जाएगा। तो ये एक तरह का रेफरेंस हो गया इसका कि हमें किस तरह का फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, वाइल कॉपिंग सेल विद इट्स फार्मूलाज एनी सेल रेफरेंसेज विल बी कन्वर्टेड इन रिलेशन टू द न्यू पोजीशन। ये कह रहे हैं जब हम कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, हम जब कोई कॉपी कर रहे हैं सेल को, उसके फार्मूलाज से, उसके फार्मूले से हम किसी सेल को कॉपी कर रहे हैं, तो कोई भी सेल रेफरेंस जो है क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इन रिलेशन टू न्यू पोजीशन। मतलब अगर मैं सेल की दूसरी पोजीशन में चला गया तो वहाँ पर फॉर्मूला भी थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल द फॉर्मूला इक्वल टू सम C4 C7। अब हमारा मानो यहाँ पर हमारा C है, ये मानो हमारा C4 और C7, ये मानो हमारा 7 है, 4 5 6 7, C4 C7 मैंने लिखा, यानी C4 से C7 तक यहाँ पर जुड़ के आएगा। अब मैं C में से हट के D में जाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, हैज़ बीन कॉपीड अलोंग 2 सेल्स D9 H9। अब यही हमारा D9 H9 के लिए भी हमारा कॉपीड हो जाएगा, यानी D9 यहाँ पर H9, यहाँ पर हमारा 9 का ऑप्शन वैसे दिया नहीं है, 7 तक है। तो यही कह रहे हैं जैसे कि हम चाह रहे हैं इन सेल C9, हमारा जो C9 का सेल होगा हैज़ बीन कॉपीड अलोंग द सेल D9 H9, तो D9 और H9 के लिए भी सेम ही कॉपीड होगा। जैसे यहाँ दिया है एज द फॉर्मूला वॉज कॉपीड टू द राइट द सेल इट रेफरेड, मतलब अगर हम राइट की तरफ कॉपी किए जाएं तो डेट इज़ टू C4 टू C7। अगर C4 से C7 मैंने लिखा सम C4 C7 ऑल्सो मूव टू द राइट बिकमिंग D4 D7, तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या रिलेटिव रेफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला मेरा रिलेटिव रेफरेंस हो गया C4 C7, और C4 C7 के हिसाब से यह खुद ब खुद जब मैं इस पर करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा D4 D7 E4 E7 तक, सम F4 F7 तक। ठीक है, इस तरह से फिर अपने आप एंटर करते रहेंगे हम, यहाँ पर हमारा आंसर आता जाएगा। दिस काइंड ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड अ रिलेटिव सेल रेफरेंस बिकॉज द सेल मूव इन रिलेशन टू आवर मूवमेंट। और ये कह रहे हैं इसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्यों? क्योंकि इसमें से जो सेल है हमारी वो रिलेशन के, हमारा जो मूवमेंट है वो हमारे उसके मूवमेंट के रिलेशन के हिसाब से चल रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 4 to C 4 to 7 4 to 7 4 to 7, बस यहाँ पर हमारा क्या बदल रहा है, कॉलम बदल रहा है C D E F। ठीक है, अब यहाँ पर दिया जैसे सम इक्वल टू E4 E7, यानी हमारा E4 से E7,
जब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या लगेगा F4 F7 तक, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिखा आएगा F4 F7, इसके लिए F4 F7 फॉर्मूला सेल मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन एज आवर मूवमेंट, वही कह रहे हैं सेम डायरेक्शन में हमारा फॉर्मूला सेल हमारा मूव करता जाएगा जैसे कि हम मूव करते जाएंगे अपनी टेबल में, मतलब यहाँ पर इसमें। फिर क्या है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है, अब जैसे मैंने भी पीछे बताया था आपको रिलेटिव सेल रेफरेंस, तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है, समटाइम यू नीड टू फिक्स द सेल्स, कभी कभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेल ही फिक्स करनी होती है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ सेल रेफरेंस इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और इस तरह के सेल रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैन बी रिकॉग्नाइज बाई डॉलर सिंबल, ये हमारा डॉलर का साइन होता है, डॉलर जो करेंसी है ना, उसका सिंबल है ये डॉलर। इस सिंबल से, ये सिंबल हमारा लिखा हुआ आता है इस तरह से, कहाँ गया, यहाँ पर दिया होना चाहिए मगर यहाँ पर शायद दिया नहीं है, ये ना हमारा डॉलर सिंबल। तो ये बताता है कि हमारी ये साइन, हमारी ये कॉलम हमारी ये सेल एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, एब्सोल्यूट कर दी गई है, मतलब विद इन द सेल रेफरेंस। एग्जाम्पल $B $5, तो $B कहाँ है हमारा, मान लो B कहाँ है, B हमारा यहाँ दिया ही नहीं है, C दिया है, इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो $B $5 हमारी एग्जाम्पल दिया है, हमारे क्या है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के एग्जाम्पल। जैसे हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा पीछे हम क्या कर रहे थे, किसी एक नंबर को हम क्या कर रहे थे, रेफरेंस दे रहे थे, नंबर से हम, मतलब ये समझ लिए नंबर से रिलेट कर रहे थे पीछे वाले में, रिलेटिव रेफरेंस में सिर्फ और सिर्फ हम नंबर यहाँ पर C4 C7 D4 D7 47 47 47 सब में सेम था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा अल्फ़ाबेट भी हमारे सेम हो जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, भी यहाँ आगे है। इन द शोन एग्जाम्पल सेल D3 है द फॉर्मूला, जो हमारा शोन एग्जाम्पल है D3 में हमारा फॉर्मूला क्या है, C3D इंटू D1, यानी C3, मानो 1 2 3, आई थिंक ये हमारा 2 है, 1 2 3 ऐसे होगा 3, ठीक है। इन्होंने नंबरिंग की नहीं है, दिख रहा नहीं है पर कुछ, तो ये कह रहे हैं इक्वल टू C3 इंटू D1, यानी D1 हमारा क्या है, ये हमारा D1, ठीक है, ये हमारा D1 है, मानो 1 2 3, ये हमारा हो गया 3, तो C का 1 D के 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा क्या आया, अब ये हमारा V80 आया निकल के यहाँ पर, V80%। अब ये परसेंट को मैंने, ये पहले का परसेंट था, मैंने इसको इससे जब मल्टीप्लाई करा तो मेरा ये आया होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा ये आया, इस तरह से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं व्हेन द फॉर्मूला इज कॉपी डाउन टू सेल D4 D7, जब मैंने C3 D1 के लिए लगाया था, यानी C का 3 D1 के लिए लगाया जब मैंने फॉर्मूला, तो मेरा क्या आया, व्हेन द फॉर्मूला इज कॉपी डाउन टू D4 D7, जब मैंने D4 हमारा गया, D7 गया, D4 से D7 के लिए मैंने ये फॉर्मूला जब कॉपी किया, वी डू नॉट डिज़ायर फॉर सेल D1 टू मूव, और हम नहीं चाह रहे हैं कि D1 हमारा मूव करे, टू फिक्स सेल D1, तो फिक्स करना D1 को हम फिक्स करना चाह रहे हैं, वी शैल मेक इट एब्सोल्यूट, तो इस सेल को फिक्स करने के लिए हमें इसे एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। ये चैप्टर थोड़ा ऐसे ही है, इसमें बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है समझाना या समझना भी बुक में, ये मेनली अगर हम चाहें तो कंप्यूटर पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो आप जब इसे ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कंप्यूटर पे। ये कह रहे हैं यू कैन मेक अ सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट इन 1 और 2 वेज, हम सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट बना सकते हैं एक और दो तरीके से। टाइप डॉलर सिंबल बिफोर द कॉलम लेटर एंड रो नंबर, रो के नंबर और डॉलर के लेटर से पहले हमें उसके पहले डॉलर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले कॉलम के लेटर से और रो के नंबर से पहले हमें डॉलर साइन लिखना है, वहाँ पर डॉलर साइन लगाना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है $DS1, तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ हमारा D बताया इन्होंने, C5 जैसे हमारी पोजीशन है C5 इंटू $DS1, तो इन्होंने फिक्स यहाँ पर D1 को फिक्स करा है, D1 को फिक्स करा है, यानी इसके पहले इन्होंने डॉलर लगाया है। अगर मैं C को भी फिक्स करना चाह रहा हूँ, D को भी फिक्स करना चाह रहा हूँ, तो $5, फिर यहाँ लिखता इंटू $D$S1, ठीक है, तो दोनों फिक्स हो जाता है। अभी यहाँ पर इन्होंने D1 को फिक्स करा, तो इस तरह से यहाँ पर साइन दिया है। सिलेक्ट द सेल रेफरेंस इन द फॉर्मूला बार एंड प्रेस F4, और जैसे ही मैं सेल रेफरेंस को सिलेक्ट करने के बाद F4 दबाता हूँ तो अपने आप ये डॉलर लिखा जाता है, डॉलर हमें लिखना नहीं पड़ता है। नाउ व्हेन द फॉर्मूला इज कॉपीड, जब फॉर्मूला हमारा कॉपीड हो जाएगा, सेल C3 मूव बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली सेल रेफरेंस, तो जो हमारा सेल C3 है वो हट जाएगा क्योंकि वो रिलेटिव सेल रेफरेंस था। वाइल सेल D1 रिमेन फिक्स, और जो हमारा सेल D1 है वो फिक्स रहेगा एज इट इज़ एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, क्यों, क्योंकि वो हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस रहेगा। जैसे हमारा सेल, ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस से हमारा मौजूद ही रहेगा। मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है, देयर आर मिक्स्ड
रेफरेंसेस ऑल्सो, ये कह रहे हैं अब जैसे हमने क्या किया कि कोई हम टेबल बना रहे हैं, उसमें हमें चाह रहे हैं, जैसे हमने पीछे बताया था कि सब में मैं फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ C4 इंटू C7। अब मैं D वाले कॉलम में भी चाह रहा हूँ कि 4 से 7 तक मल्टीप्लाई हो। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि या हम ऐड कर रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ C का 4 से 7 तक ऐड हो जाए, D का 4 से ही 7 तक ऐड हो जाए। तो हमने वहाँ पर सेल रेफरेंस किया था, क्या क्या था, रिलेटिव रेफरेंस किया था। सिंपली मैंने फार्मूला लगाया था सम, फिर ब्रैकेट में लिखा मैंने C4 हैश C7, तो मेरा क्या आया था टोटल का C4 से 7 तक आ गया। अब जब मैं सेल रेफरेंस कर देता हूँ तो D के लिए भी मैं 4 से ही 7 तक ऐड करूँगा, E के लिए भी 4 से 7 तक ऐड करूँगा। तो इसमें क्या है हमारी यहाँ पर रोज़ फिक्स कर दी गई थी। क्या फिक्स कर दी गई थी? रो फिक्स कर दी गई थी कि 4 से 7 तक। यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस में हमारा क्या है, हमारे यहाँ पर कॉलम फिक्स करी है इन्होंने। एक कॉलम जैसे हमारी यहाँ पर सेम मान ली, इसी को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसी को इससे, इसी को इससे, इसी को इससे, इसी को इससे, फिर हमारा रिजल्ट इसी से मल्टीप्लाई होकर आया जैसे। अब मिक्स रेफरेंस में क्या है, देयर आर मिक्स रेफरेंसेज ऑल्सो, कि हमारे ये कह रहे हैं कि रेफरेंसेज जो है हमारे मिक्स भी होते हैं। जैसे मिक्स रेफरेंसेज आर मेड व्हेन ओनली द कॉलम और रो इज़ फिक्स। मिक्स रेफरेंसेस कब बनते हैं? जब रो और कॉलम दोनों ही फिक्स हो जाएं। फॉर एग्जांपल $B5 इज़ अ मिक्स रेफरेंस विद द कॉलम एब्सोल्यूट एंड द रो रिलेटिव एंड $5। अब ये कह रहे हैं जो हमारा जो $B5 है एक मिक्स क्या है, मिक्स वो है हमारा रेफरेंस है किसके साथ? विद द कॉलम एब्सोल्यूट कॉलम एंड द रो रिलेटिव रो और एब्सोल्यूट कॉलम के साथ हमारा ये मिक्स रेफरेंस होता है। एंड $5 कंसिस्ट ऑफ द कॉलम रिलेटिव एंड द रोज एज एन एब्सोल्यूट रेफरेंसेज। जो हमारा $5 है इसके अंदर क्या है, कॉलम रिलेटिव है और रोज है एब्सोल्यूट रेफरेंसेज के तौर पे। ये कह रहे हैं यू कैन मेक अ फिक्स मिक्स रेफरेंस बाई आइदर प्रेसिंग द F4 की और टाइपिंग द $। अब आप $साइन बार बार टाइप कर सकते हैं या सिंपली F4 को अगर क्लिक करेंगे तो अपने आप डॉलर का साइन वहाँ पर बना जाएगा। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं इन द अप्रोप्रिएट पोजीशन, मतलब जहाँ पर आप $साइन लगाना चाह रहे हैं, मिक्स रेफरेंस लगाना चाह रहे हैं, सिंपल वहाँ पर F4 क्लिक कर दिए तो अपने आप आ जाएगा $साइन, या तो फिर $साइन खुद क्लिक कर दिए यानी टाइप कर दिए। द F4 की विल टॉगल बिटवीन द रिलेटिव एब्सोल्यूट मिक्स्ड रो एंड मिक्स्ड कॉलम ऑप्शंस। तो जो हमारा F4 की है वो किसके बीच में टॉगल करेगा? रिलेटिव एब्सोल्यूट मिक्स्ड रो एंड मिक्स्ड कॉलम ऑप्शंस के बीच में। अब नेक्स्ट क्या है हमारा फंक्शंस इन एक्सेल। एक्सेल्स के अंदर फंक्शंस की बात करें, सो फार वी हैव बीन यूजिंग फार्मूला टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन एक्सेल। हमें पता है हम जो एक्सेल में अभी तक हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फार्मूला जो है हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए एक्सेल्स के अंदर। टू इनेबल अस टू वर्क फास्टर एंड क्विकर, और हमें इस काबिल बनाए कि हम तेज़ और क्विकर फास्टर जल्दी काम कर पाए। MS एक्सेल प्रोवाइड अस विद सम फार्मूलाज। MS एक्सेल में कुछ रेडीमेड फार्मूलाज पहले से बने हुए हैं एज अ फंक्शंस के तौर पे, ठीक है। मतलब हम पहले से कुछ फार्मूलाज तैयार हैं फंक्शंस के तौर पे, जो कि हम लिखते ही उन्हें जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। These functions are built in with the Excel software and can be used whenever needed। ये एक्सेल्स के सॉफ्टवेयर से ही बने होते हैं और जब भी आपको इसकी ज़रूरत है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। Here are some generally used functions in MS Excel। MS Excel के कुछ जनरली जो नॉर्मली यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं वो दिखाएं यहाँ पर, जैसे सम, फिर यहाँ पर जो आप नंबर लिखना चाह रहे हैं सम C4, फिर वो इस तरह से सम लिख के फिर ब्रैकेट ये बता रहा है ब्रैकेट के अंदर जो आपको ऐड करना है, जो भी एंटिटी लिखनी है, जैसे C4 हैश C8, तो ये हमारा C4 से C8 तक ऐड हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या है, दिस फंक्शन ऐड ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल के अंदर जो भी रेंज आपने लिखी होगी, जैसे एग्जांपल सम A1 A2 A3 जो भी आप रेंज लिखेंगे वो सभी नंबर को ऐड कर देगा। एंटर दबाने के बाद हमारा सम हो जाएगा। नेक्स्ट पेज, फिर है हमारा एवरेज। एवरेज में क्या है, दिस फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ अ सेल के अंदर जो भी आपने रेंज लिख रखी है, एवरेज लिख के जैसे आपने लिखा एवरेज A1 फिर ऐसे करके A11, तो A11 तक A1 से A11 तक एवरेज कैलकुलेट करके आ जाएगा अपने आप एंटर करते ही। ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वल एवरेज, पूरा एवरेज लिखने के बाद फिर ऐसे ब्रैकेट में A1 फिर ऐसे फिर A11, तो जैसे ही आप एंटर का बटन दबाएंगे कीबोर्ड पे पूरा एवरेज आंसर निकल के आ जाएगा। प्रोडक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, प्रोडक्ट A1 A2 A2 इस तरह से करके द फंक्शन कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर इन द रेंज, इसमें प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करते हैं। मैक्स में क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस रेंज में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वहाँ पर A1 से A2
A3 A4 सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी एंटर करते ही सबसे बड़ी वैल्यू आंसर आ जाएगी। अब आपको लग रहा है ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मैक्सिमम वैल्यू तो इंसान को जरूर अपने आप दिख जाएगी, कहीं 200 लिखा है, कहीं 300 लिखा है, कहीं 1000 लिखा है, तो इंसान देख के पता कर लेगा कि 1000 तो ज़्यादा है, सबसे मैक्सिमम है। आप यही सोच रहे होंगे कि मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से फाइंड करने की क्या ज़रूरत है कि पहले मैक्सिमम लिखो, फिर रेंज लिखो A1 से A10, फिर एंटर करो। 10 नंबर हैं, 10 नंबर में तो हम देख लेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, सिंपल पता चल जाएगा। मगर वहाँ 10 नंबर हैं, अगर मैंने आपको 1000 नंबर दे दी तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल इक्वल मैक्स A1 to A1000, और जैसे ही एंटर करूंगा तो हज़ारों नंबर के बीच में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अब 1000 नंबर के अंदर आप कब तक ढूंढेंगे, तो इसीलिए हमारे कुछ फंक्शंस आप ये एक्सेल्स के अंदर दिए गए हैं कि फास्टर वे में, क्विकर वे में हम आंसर तलाश कर पाएँ। ऐसे ही अगर मैं सबसे छोटा नंबर ढूंढना चाह रहा हूँ तो वहाँ पर मिनिमम लिख दूंगा, यानी मिन। दिस फंक्शन रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू इन अ सेट ऑफ नंबर्स। अब जो हमारा पूरा सेट है नंबर का, उसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू होगी वो दिखाएगा मिनिमम। काउंट का मतलब क्या है, दिस फंक्शंस काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द रेंज। रेंज के अंदर कितनी वैल्यू हैं ये काउंट करके बता देगा वो, ठीक है, मतलब काउंटिंग करके। एग्जाम्पल है यहाँ पर, टू कैलकुलेट द एवरेज अमाउंट गैदर एवरी मंथ बाय ऑल द क्लासेस। ये कह रहे हैं जो सारा अमाउंट है जो हर क्लासेस के लिए इकट्ठा हो रहा है, गैदर हो रहा है, उसे कैलकुलेट करना है। गो टू सेल 8, सेल 8 में गए, A8 हमारा ये A8 है, एवरेज अमाउंट कलेक्टेड। बुक में देखिए आप अपनी, सेल 8 में गए, यहाँ पर आपने क्या लिखा, एवरेज अमाउंट कलेक्टेड। अब यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे, जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, मार्च में इतना एवरेज, और फिर टोटल क्लास टोटल एवरेज इतना। तो आपको यहाँ पर लिखना भी तो पड़ेगा क्या है, जैसे हमने क्लास लिखा, नेम लिखा, जनवरी लिखा, फरवरी लिखा, मंथ लिखे अलग अलग, फिर मैंने यहाँ पर लिखा एवरेज अमाउंट कैलकुलेटेड कलेक्टेड। हमारा एवरेज अमाउंट जनवरी में कितना आया, फरवरी में कितना आया, मार्च में कितना आया। यहाँ पर गए, एंटर द टेक्स्ट एवरेज अमाउंट गैदर्ड। उसके बाद लिखो यहाँ पर गो टू सेल B8। बी हमारा ये है, ए है, ए में हमने क्लास लिख दी, B8 में गए, यानी 8 का हमारा ये रहा, यहाँ पर आ गए B8 में, यहाँ पर इक्वल लिख के लिखेंगे एवरेज B3 to B7। अब यहाँ पर मेरा एवरेज निकलेगा तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इक्वल B3 B7, कहाँ से, B3 से B7, क्यों, B3 से लेकर ही B7 तक मैंने 6, 7, 8, 9, 10 ये क्लास हैं, तब B3 से लेकर B7 तक, यानी B3 से लेकर B7 तक के बच्चों के, मतलब जो इस कॉलम्स में आ रहे हैं, इस सेल में आ रहे हैं, यानी हमारे B3 पहली सेल, B4 दूसरी सेल, B5 दूसरी सेल, B6 तीसरी सेल, B7 फिर ये चौथी सेल। तो हमारी B3 से लेकर B7 में जो हमारे स्टूडेंट ने पैसे इकट्ठा किए हैं इस कॉलम में, इस सेल में, सॉरी नॉट कॉलम, कॉलम एक होगा, एक रो होगा, तो ये दोनों को मिला के ये पूरा एक जो पोजीशन है ये हमारी सेल हो गई। तो ये सेल को मैं एंटर करूँगा, रेंज एंटर करूँगा, उसके बाद जैसे ही एंटर करूँगा एंड प्रेस द एंटर की, तो मेरा टोटल एवरेज निकल के आ जाएगा, यानी 480 रुपये हर महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो 480 रुपये हर महीने के हिसाब से जनवरी में आए हैं। मतलब अगर मैं अलग अलग, जैसे एक में 600, एक में 400, एक में 600, एक में 500, एक में 300, तो कह रहे हैं जो टोटल मेरा अगर निकल के आया 1000 रुपये, जैसे ये 4000 रुपये, तो 4000 रुपये मेरे इतने निकल के आए 4 महीने में, तो यानी अगर मैं कितने के हिसाब से करता 4000 रुपये आते, तो एवरेज निकालते हैं उसे, ठीक है। अभी करें गो टू सेल B8, इस तरह से टाइप करो, फिर एंटर करो, हमारा आंसर आ जाएगा। द एवरेज मनी गैदर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज डिस्प्लेड। यहाँ पर हमारा 480 जनवरी के महीने में कितना मनी आपने इकट्ठा किया होगा वो आ गया। कॉपी द फॉर्मूला टू द रेंज ऑफ सेल C8 और D8। इसी तरह से हमारा C8 D8 और हमारा C8 फरवरी के लिए, D8 के लिए हम ये सेम फॉर्मूला सेम हम कॉपी कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे एवरेज C8, ठीक है, इक्वल एवरेज C8 फिर D8, यहाँ पर सॉरी C3 से D8, फिर लिखेंगे यहाँ पर इक्वल एवरेज D3 to D8, फिर हम जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर इसका एवरेज आ जाएगा। फिर क्लास टोटल, अब ये हमारा टोटल है, इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे, फिर इसे जोड़ेंगे, फिर इसे जोड़ेंगे, फिर इसका टोटल करना है, तो यहाँ पर E3 लिखेंगे, इक्वल एवरेज निकालना है तो एवरेज वाला कॉलम है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल एवरेज E3 है, उसके बाद E3 से E7 तक एंटर करेंगे, इसका भी एवरेज आ जाएगा। अब आप सोचेंगे ये मैंने क्लास टोटल कैसे निकाला, तो 600, 700, 450 ऐड करके निकाला है, तो ऐड करके निकालूंगा बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने अभी बताया था ना सेल रेफरेंस वाला, वो कैसे करेंगे अभी मैंने पीछे पढ़ाया था आपका रिलेटिव रेफरेंस में मैंने बताया था। अब यहाँ लिखेंगे हम सिंपली, अगर जब हमें ऐड करना होता है हम क्या लिखते हैं, इक्वल, अब मैं पोजीशन लिखूंगा, ये कौन सी है, इक्वल B3 + C3 + D3,
एंटर करते ही हमारा 1750 आ जाएगा। फिर बाद में ये कर लूँगा, आंसर आ जाएगा इस तरह से। फिर कह रहे हैं द सेल विल शो द एवरेज अमाउंट कलेक्शन फॉर द मंथ फरवरी एंड मार्च। इसी तरह से हमारा फरवरी और मार्च का भी हमारा कलेक्शन आ जाएगा, कितना कलेक्शन किया है। टू फाइंड द मिनिमम अमाउंट गैदर बाय अ क्लास इन जनवरी। जनवरी में अब मैं चाह रहा हूँ सबसे कम अमाउंट क्लास के जरिए कौन सी क्लास ने सबसे कम पैसे इकट्ठा किया है। तो मैं क्या करूँगा, गो टू द सेल A10 में गया, मैंने नया कॉलम बनाया है यहाँ पर। एंटर द टैक्स मिनिमम अमाउंट गैदर इन अ जनवरी। यहाँ पर मैं लिखूँगा 10 में जाके मिनिमम अमाउंट गैदर इन जनवरी, या मैं सिंपल लिखूँगा मिनिमम अमाउंट गैदर। फिर जनवरी वाले में निकालूंगा जनवरी का, कैसे, गो टू सेल B2 एंटर द फॉर्मूला। यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर्मूला मिन B3 से B8। तो सबसे कम अमाउंट B3 से लेकर B8 तक जो भी सबसे कम अमाउंट होगा 300, तो सबसे एंड प्रेस एंटर, एंटर करते ही मेरा यहाँ पर लिखा जाएगा 300। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा, हाँ 300 मेरा सबसे कम है तो 300 आ गया। अगर 1000 नंबर होते, ऐसे 1000 क्लासेस होती तो 1000 क्लासेस का देखता रहता मैं सबसे कम कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, सबसे कम कौन सा है। 4 जगह 200 होते, 4 जगह 500 होते, 4 जगह 100 होते, कहीं 50 है कहीं 200 हैं, बहुत परेशानी होती। और मैं अगर सिंपल लिखता मिन B3 टू B100, तो B100 के अंदर जितने भी सबसे कम पैसा होगा वो आ जाएगा। अगर मैं लिखता मैक्स MAX मैक्स B3 टू B7, तो सबसे बड़ा नंबर निकल के आता हमारा एंटर करते ही 600। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट गैदर बाय ए क्लास इन जनवरी इज डिस्प्लेड। यहाँ पर आपकी जनवरी में जो मिनिमम अमाउंट गैदर हुई है, इकट्ठा हुई है, यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं। तो एक्सरसाइजेज कुछ बुक में करनी है, कुछ कॉपीज़ में करनी है। ठीक है, तो अभी मैंने जो ये पार्ट वार्ट लिखाया है इसे दोबारा एक बार देख लिया। अभी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है हमें, पार्ट 3, डेट हमारी उस दिन की जितनी वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पर, और हमारा ये पार्ट 3 है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, इससे पहले हमारा जो चैप्टर हमने पार्ट 2 में कराया होगा तो हमारा ये पार्ट 3 हो जाएगा। यस, हमने ये पार्ट 2 में कराया, यानी हमारा ये पार्ट 3 है। और जो मैंने सिलेबस बताया था उसे आप एक बार कॉपी कर लिएगा। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइजेज देखते हैं और आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे ये कंप्यूटर पे अगर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर में जब प्रैक्टिकल करके इसे दिखाया जाता है तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है वो सारी चीज़ें, हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सेल रेफरेंस करना क्या चाह रहे हैं। सेल रेफरेंस हमने बोल तो दिया ऐसे होता है, मगर हम करेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें आपको इसी में समझ में आएगी। ठीक है, अब एक्सरसाइज करेंगे हम। तो एक्सरसाइज में हमें पहले क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये हमें किस में करना है, बुक में ही रहने देना है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमें कॉपी में करने हैं। फिर उसके बाद सिर्फ कॉपी में हमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1 बाई 1 एक एक चीज़ करेंगे हम इसकी। फिर उसके बाद थर्ड क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी है, ये आपको करनी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ए हमारा क्या है, सम, एवरेज, मैक्स एंड मिनिमम आर नोन एज डैश फंक्शंस। ये किस तरह के फंक्शंस कहलाते हैं, लॉजिकल, स्टैटिस्टिकल या नन। तो ये हमारे कौन से फंक्शंस होते हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शन होते हैं ये। तो यहाँ पर आप किस पर टिक कर लेंगे, सेकंड पर। ठीक है, सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन है। बी है हमारा, सेल रेफरेंसेस आर द फंडामेंटल डैश ब्लॉक। हमारे जो सेल रेफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, फंडामेंटल कंस्ट्रक्टिंग ब्लॉक्स होते हैं। कौन से, फंडामेंटल कंस्ट्रक्टिंग ब्लॉक्स। सॉरी, इट्स नॉट कंस्ट्रक्टिंग, इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, ये क्या कौन से होते हैं हमारे, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो एक कंस्ट्रक्टिंग पे हटा दिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये हमने पढ़ाया भी था, बिल्डिंग ब्लॉक था। ठीक है, किस पर करना है आपको टिक, बिल्डिंग ब्लॉक्स। फिर क्या है, एवरी डैश ऑफ अ स्प्रेडशीट इज असाइन अ लेटर। लेटर किस में होता है, स्प्रेडशीट में किस में, रो में क्या होता है हमारे, नंबर्स होते हैं। कॉलम में क्या होता है हमारे, कॉलम में होते हैं हमारे लेटर्स होते हैं, ABCD हमने बताया था ना, ABCD से हम क्या कहते हैं, कॉलम। ऐसे हमारी कॉलम होती हैं, ऐसे हमारी रोज होती हैं। तो रोज में हमारी क्या होती हैं, अल्फा नंबर्स होते हैं हमारे। और इसमें क्या पूछ रहे हैं, ये लेटर, क्या पूछ रहे हैं ये, लेटर। लेटर किस में होते हैं, कॉलम में। तो यहाँ पर किस पे टिक करेंगे, कॉलम पे। एवरी सेल इन अ स्प्रेडशीट कैन बी आइडेंटिफाइड। ये कह रहे हैं जो हर सेल है स्प्रेडशीट की वो आइडेंटिफाइड की जा सकती है। कैसे, स्पेशली, कॉमनली या यूनिकली। तो हर सेल अपनी अपनी यूनिक वे में आइडेंटिफाई की जा सकती है, यूनिकली आइडेंटिफाई की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, आप इस पर टिक कर लिए। फिर है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लिए इन कॉपी याद रखने के लिए। और इसकी हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए, एक्सप्लेन द टर्म सेल रेफरेंसेस इन ब्रीफ। तो ये मैंने कुछ टिक लगवा दिए हैं, कुछ जो बुक में नहीं दिए, छोटे दिए हैं या ज़्यादा बड़े दिए हैं, वो मैंने कॉपी में कर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द टर्म सेल रेफरेंसेस इन ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब पर्टिकुलर कुछ नॉलेज मिल जाए जिसके बारे में ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो हमें सेल रेफरेंस को बताना है, सेल रेफरेंस क्या होता है। तो पेज नंबर 35 ओपन
35 तो है ही नहीं पेज नंबर, आई थिंक हमारा पीछे है। सेल रेफरेंसेस क्वेश्चन नंबर ए, पेज नंबर इट्स 32। 35 तो हमारे चैप्टर में ही नहीं है, ठीक है, मतलब है हमारा ये रहा हमारा 35। इस पर कैसे आ सकता है आंसर? पेज नंबर 32 ओपन करिए और यहाँ देखिए एक्सप्लेन द टर्म सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस को हमें बताना है क्या होता है। तो पेज नंबर 32 पे देखिए सेल रेफरेंस यहाँ पर पूरा दिया है, इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ तक। तो आप यहाँ तक क्या कर सकते हैं, आप यहाँ तक आंसर आपको लिखना है, ठीक है। आंसर नंबर ए, सेल रेफरेंस आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस यूज इन एक्सेल्स। यू विल नोटिस दैट एवरी कॉलम ऑफ अ स्प्रेडशीट इज असाइन अ लेटर एंड एवरी रो ऑफ स्प्रेडशीट इज असाइन अ नंबर। Every cell in a spreadsheet can be identified uniquely by referring to the column, letter and row number that the cell is in। ठीक है, ये होता है हमारा सेल रेफरेंस। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सेल रेफरेंस क्या होता है। आपको ये बस यहाँ से यहाँ तक टिक कर लेना है। आंसर नंबर ए लिख लिए, ठीक है, आपको विजिबल होगा आंसर नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है हमारा? एक्सप्लेन द यूज ऑफ रिलेटिव रेफरेंस विद एन एग्जाम्पल। रिलेटिव रेफरेंस का यूज बताओ एक एग्जाम्पल के साथ। क्या करना है हमें? रिलेटिव रेफरेंस का बस यूज बताना है, उसकी एक एग्जाम्पल देनी है। तो पेज नंबर हमारा कहाँ है? पेज नंबर 32 पे ही है हमारा रिलेटिव रेफरेंस। पेज नंबर 32 अगेन वही पेज ओपन कर लिए क्वेश्चन नंबर बी के लिए। तो यहाँ पर दिया है हमारा वाइल कॉपिंग सेल विद, ये हमारी तो एग्जाम्पल हो गई पूरी D9 H9 तक। और यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस के बारे में बताया। व्हेन सेल रेफरेंस आर यूज इन फॉर्मूलाज, एक्सेल विल कैलकुलेट द आंसर विद द हेल्प ऑफ डेटा लोकेटेड इन द रेफरेंस सेल। इफ द डेटा इज चेंज लेटर, एक्सेल विल ऑटोमेटिकली रीकैलकुलेट द फॉर्मूला एंड अपडेट द आंसर्स। ये हमारा क्या हो गया? आंसर नंबर बी हो गया। और यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल हो गई, यानी ये पूरा यहाँ से पहले आप यहाँ तक लिखिएगा, फिर एग्जाम्पल में आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऐसे ही लिखिएगा एग्जाम्पल, फिर उसी के आगे से स्टार्ट कर दिएगा वाइल कॉपिंग सेल्स विद इट्स फॉर्मूलाज यहाँ तक D9 H9 तक। यहाँ पर आपका आंसर नंबर बी कंप्लीट हो गया। आपका थोड़ा बहुत तो आपको बड़ा आंसर मिलेगा ही, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं तो हर एक चीज़ बतानी पड़ती है, इसमें कोई चीज़ हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। देख लिया आप आंसर नंबर बी पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सी। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मिन और मैक्स, यानी मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शंस। एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर सिंटेक्स विद एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको ये बताना है मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शंस की एप्लीकेशंस क्या हैं, हम उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, उसका सिंटेक्स बताइए कि लिखने का तरीका क्या है, एक एग्जाम्पल दीजिए। तो ये मैंने कॉपी में कर रखा है, बुक में अच्छे से दिया नहीं है, बहुत ही छोटा है आंसर और सिंटेक्स नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको ये कॉपी में दिखाता हूँ, ठीक है। पार्ट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। सॉरी, आई थिंक मैंने चैप्टर में कुछ गड़बड़ी करी है। एक मिनट। फॉर्मूला एंड इट्स फंक्शंस, मैंने चैप्टर का नाम गलत लिखा है यहाँ पर, तो इसे मुझे चेंज करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये मैंने चैप्टर का गलत नाम लिख दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? फॉर्मूला एंड इट्स फंक्शन, ठीक है, फॉर्मूला एंड फंक्शंस, ठीक है। आप साफ साफ लिखिएगा, मेरी तरह मत लिख दीजिएगा, इन एक्सेल, ठीक है। आपका जो बुक में चैप्टर का नाम है वो लिख लीजिएगा। ये तो खैर आप 7th के स्टूडेंट्स हैं, आपको तो पता ही होगा। तो आपको पार्ट 3 लिखना है, पार्ट 3 है, फिर चैप्टर 3, और यहाँ पर फॉर्मूला एंड इट्स एक्सेल्स इन एक्सेल्स, फॉर्मूला एंड फंक्शंस इन एक्सेल। आपको ये हेडिंग डालनी है, मैंने हेडिंग गलत लिख दी है, ठीक है, हेडिंग मेरी गलत है, तो आपको हेडिंग लिखनी है। जो चैप्टर का नाम है वो मैं आपको अपना चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 3 का जो चैप्टर का नाम है वो लिखना है, बस आप इस पर ध्यान मत दिए, ठीक है। अब इस पर आ जाइए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वापस हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन खोल लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर ए? मैंने बता दिया बुक में, क्वेश्चन नंबर बी भी बता दिया, ये आप क्वेश्चन उतार के आंसर उतार लिएगा दोनों, पूरा जब हो जाए उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या है, इसे कॉपी करिएगा, पहले लिखिएगा व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मिन और मैक्स, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर सिंटेक्स विद एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले से डिफाइन किया है, फिर उसके प्रॉपर सिंटेक्स बताया, एग्जाम्पल बताइए। आंसर देखिए आप, द एप्लीकेशन ऑफ मिन्स और मैक्स फंक्शंस आर, min is used to display the smallest minimum value in a range of cell as an output। ये हमारा डेफिनेशन हो गई, इसका सिंटेक्स हो गया। सिंटेक्स क्या होता है? इक्वल min, फिर रेंज और नंबर्स, जो हमारी रेंज होती है ये नंबर होता है, फिर उसकी एग्जांपल दी मैंने इक्वल min A1 to A6, ये हमारी एग्जांपल हो गई, ये हमारा सिंटेक्स हो गया, मतलब लिखने का तरीका। अब मैक्स के बारे में देखेंगे। मैक्स क्या होता है? मैक्स क्या है? मैक्स इज यूज टू डिस्प्ले द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ रेंज ऑफ अ सेल एज एन आउटपुट। मैक्स क्या है? हमारा लार्जेस्ट वैल्यू को बताता है, आउटपुट हमारा देता है लार्जेस्ट वैल्यू के फॉर्म में।
सिंटैक्स इसका क्या है, मैक्स इक्वल के साथ ही होगा, मैंने बताया था ना, इक्वल पहले आता है, उसके बाद में अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं वो हमारा फॉर्मूले में आ जाता है। तो सिंटैक्स इक्वल टू मैक्स रेंज और नंबर, जो हमारी रेंज है या नंबर है वो लिखते हैं। एग्जाम्पल दिए यहाँ पर हमने इक्वल मैक्स A1 to A6, ठीक है, A1 से A6 हमारी ये रेंज हो गई, ये नंबर हो गया, और इक्वल मैक्स हमारा क्या हो गया, मैक्स फाइंड करने का हमारा क्या हो गया, ये फंक्शंस का तरीका हो गया, हमारा फंक्शन है ये सिंटैक्स है, ये एग्जाम्पल है। अब ये हमारा आंसर कंप्लीट यहाँ पर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डू यू मीन बाय काउंट फंक्शन, एक्सप्लेन इन डिटेल। काउंट फंक्शन से आपको क्या समझ में आता है, इसे डिटेल में डिफाइन करना था। काउंट फंक्शन हमारे बुक में एक लाइन का दिया हुआ है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो अब क्या करें, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे सिंपली हम बाहर से लिखवा सकते हैं। तो हमने अपनी तरफ से लिखा है। क्वेश्चन नंबर डी पूरा कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर डी उतारने के बाद आंसर लिखिएगा। द काउंट फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स। मैंने यहाँ लाइन छोड़ दी है, आप लाइन मत छोड़िएगा, ठीक है। मुझे ये याद नहीं था कि मैं 7th क्लास का काम करा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये गलती से लाइन छोड़ दी। आप बिना लाइन छोड़े ही करिएगा, ठीक है। द काउंट फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन नंबर्स एंड काउंट नंबर्स within the list of arguments. Use the count function to get the number of entries in a number field that is in a range or array of number। मतलब काउंट फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, ये पता करने के लिए कितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। कुछ सेल में मैंने लिखा 78, 79, 10:05 और 7:30, 8:30, 8:45, जो भी लिख रहा हूं मैं, अगर नंबर आ रहे हैं तो काउंट फंक्शन से मुझे ये पता चल जाएगा कितने सेल में मैंने 10 जगह पर नंबर लिखे हैं, 5 जगह पर नंबर लिखे हैं, 100 जगह पर नंबर लिखे हैं। वो टोटल जैसे मैं लिखूंगा ना काउंट इक्वल काउंट, तो वहां पर पता है कि लिखा आएगा 100, यानी मैंने 100 सेल्स में नंबर यूज करे हैं। अगर अल्फाबेट का यूज करूंगा तो अल्फाबेट नहीं आएगा, मैं सिलेक्ट कर लूंगा, पूरी रेंज सिलेक्ट कर लूंगा। तो रेंज सिलेक्ट करते ही उस रेंज के अंदर जितने नंबर, जितनी जगह पर जितने सेल में मैंने नंबर यूज किए होंगे, वितने नंबर ऑफ सेल्स लिखी आ जाएंगी कि तुमने 3 में लिखा है नंबर, 4 में तुमने नंबर फिल किए हैं, तो वो इसलिए हम काउंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आंसर कॉपी कर लिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, आंसर हटाने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। राइट द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग विद अ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच। ये कह रहे हैं हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, और सबकी क्या देनी है, हमें एग्जाम्पल देनी है। अब मैंने रिलेटिव रेफरेंस अभी आपको बताया था यहाँ पर, इसलिए मैंने दोबारा नहीं कराया, एग्जाम्पल पूरी कराई थी मैंने, पेज नंबर 32 पे इसका आंसर गया था, तो इसलिए मैंने ये कट करा दिया। सेम आंसर होगा इन दोनों का। अब इसे करिए मत, एक बार कर लिए बस, ठीक है। इसे यहाँ याद कर लेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा, तो इसे आप कट कर दिए। फिर आते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस पे। एब्सोल्यूट रेफरेंस पेज नंबर 33 पे और मिक्स रेफरेंस, दोनों की हमने यहाँ पर डेफिनेशन स्टिक कर रखी है। पेज नंबर 33 ओपन करते हैं और यहाँ देखिए एब्सोल्यूट रेफरेंस यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद हमारी ये एग्जाम्पल हो गई, ये हो गया आंसर नंबर ई का दूसरा वाला, पहला वाला हमने कट कर दिया है, ये हमारा हो गया आंसर नंबर ई का दूसरा वाला, दूसरा हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ तक हो गया हमारा आंसर नंबर ई सेकेंड। अब आंसर नंबर ई थर्ड हमारा मिक्स सेल रेफरेंस। तो मिक्स सेल रेफरेंस यहाँ से देयर आर मिक्स रेफरेंस से लेकर हमारा रेफरेंस तक, एब्सोल्यूट रेफरेंस तक, ठीक है। हमारा हो गया आंसर नंबर ई थर्ड का। आंसर नंबर ई थर्ड कौन सा, क्वेश्चन नंबर ई का थर्ड वाला, इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया मिक्स सेल का। तो आप ये दोनों टिक कर लिए, आंसर नंबर ई थर्ड, ठीक है। अब फिर से देखिए यहाँ पर आंसर नंबर ई सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट एब्सोल्यूट रेफरेंस। फिर एब्सोल्यूट रेफरेंस आ गया। अभी यहाँ पर हमने डेफिनेशन बताई है इसकी, तो इसे भी कट कर दिए, दोबारा लिखने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट आर द फंक्शन इन एक्सेल्स, नेम 4 फंक्शन विद देयर यूज। एक्सेल्स के अंदर फंक्शंस क्या क्या होते हैं, 4 फंक्शंस के नाम बताओ, उनकी यूज बताओ। तो पीछे आ जाइए यहाँ पर, फंक्शंस इन एक्सेल पेज नंबर 33 पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पेज नंबर 33, ठीक है। पेज नंबर 33 पे इसका आंसर है व्हाट आर द फंक्शंस इन एक्सेल्स। एक्सेल्स के अंदर फंक्शन क्या होते हैं, उसके नाम देने हैं, उसके यूज देने हैं। तो पहले तो फंक्शंस को डिफाइन किया हमने। सो फार वी हैव बीन यूजिंग फॉर्मूलाज टू परफॉर्म कैलकुलेशन एक्सेल्स to enable us to work faster and quicker. MS Excel provide us with some ready-made formula known as functions. These functions are built in with the Excel software and can be used whenever needed. यहाँ तक करने के बाद आप लिखेंगे here are some general used functions in MS Excel. some के बारे में लिखेंगे यहाँ तक पूरा। एक ये हो गया, 4 लिखने हैं ना, इन्होंने कितने पूछे, नेम 4 फंक्शंस, 4 पूछे तो 4 ही लिखेंगे हम। एक हो गया हमारा सम लिख के पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा एग्जाम्पल के साथ, ऐसे ही लिखा है सेम ऐसे ही। फिर नेक्स्ट पेज पे एक ही हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं एवरेज वाला,
फिर एवरेज वाला यहाँ से यहाँ तक करिएगा, ठीक है, दूसरा हो गया। थर्ड हो गया हमारा प्रोडक्ट वाला, तीसरा ये कर लिएगा। चौथा हो गया हमारा, अब मैक्स करिए या मिन करिए तो इसे छोड़िए, हम चौथा कर लेते हैं काउंट, ये वाला खाली आंसर नंबर जी। इसे मत करिएगा, ठीक है, इन दोनों को मत करिए, ठीक है। इसे मैं रब कर दे रहा हूँ यहाँ से, जो मैंने मार्क कर रखा है इसे हटा दे रहा हूँ। तो इन दोनों को आप मत करिए, मैक्स और मिन को मत करिए वरना 6 हो जाएंगे, इसे मत करिएगा, इसमें खाली हमें 4 करने हैं, ठीक है। तो 4 करने हैं, 1 2 3, और यहाँ आंसर नंबर जी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। मैक्स और मिन वाला इसमें मत लिखिएगा, 6 हो जाएंगे, हमें 4 के पूछें, और हमारा एक 4 यहाँ पर सम वाला, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक आंसर, फिर यहाँ से लिखेंगे हेयर आर सम जनरली यूज फंक्शंस इन एमएस एक्सेल आर, या आप यहाँ पर सम हटा के यहाँ लिख सकते हैं हेयर आर 4 पूछिए ना, 4 जनरली यूज फंक्शंस इन एमएस एक्सेल आर, उसके बाद सम, उसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद हमारा एवरेज, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद हमारा काउंट। मैक्सिमम और मिन मत लिखिएगा वरना 6 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज कॉपिंग फॉर्मूला टू द नेबरिंग सेल। फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए नेबरिंग सेल में क्या होता है, कैसे करते हैं, तो ये वाला, इसके टाइप्स तो हमारे बुक में दिए नहीं तो इसे कट कर दिए, ठीक है। कॉपिंग फॉर्मूले के टाइप नहीं दिए कि कितने तरीके से होते हैं। आंसर नंबर एच, कॉपिंग फॉर्मूला वाले टॉपिक पे आ जाइए, यहाँ पर है आंसर नंबर एच, पेज नंबर 31 आप लिख लिए यहाँ पर चाहे तो, ठीक है, पेज नंबर 31 यहाँ आप लिख लिए, कॉपिंग फॉर्मूला इन द नेबरिंग टू द नेबरिंग सेल्स। क्वेश्चन नंबर एच का आंसर यहाँ पर है हमारा, यहाँ से लिखना है कॉपिंग फॉर्मूला वाले में, टू कॉपी द फॉर्मूला फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। स्टेप 1 सेलेक्ट सेल F2, स्टेप 2 क्लिक कॉपी इन द होम टैब, स्टेप 3 सिलेक्ट द सेल्स वेयर यू नीड टू पेस्ट द फॉर्मूला डेट इज F3 डेट डॉट डॉट डॉट, यानी F4 F5 F6 F7, इसका मतलब ये है, ठीक है। F8 क्लिक पेस्ट द फॉर्मूला गेट पेस्टेड इन द सेल्स विच नाउ डिस्प्ले द कैलकुलेटेड वैल्यूज। ये हो गया आंसर नंबर एच हमारा पूरा, कहाँ से, टू कैलकुलेट से लेकर हमारा आंसर नंबर एच यहाँ पर वैल्यूज तक, ये हमारा आंसर नंबर एच कंप्लीट हो गया, ठीक है। कहाँ से, टू कैलकुलेट से, सॉरी टू कॉपी से। यहाँ पर हमारा आंसर एच भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, पहला क्या है, फॉर्मूलाज आर नॉट डैश सेंसिटिव। ये भी हमने लाइन पढ़ी है बुक में, बुक की ही लाइन है कि जो फॉर्मूलाज होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, केस सेंसिटिव। बी क्या है, ईच सेल कंटेन्स अ नेम नोन एज इट्स डैश। जो हमारा हर सेल होती है उसका एक नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल एड्रेस। और कैसे हम पता करते हैं, A2 B1 A2 B2 C2 C3 C1 C5 C6, ये C6 ये पूरा C हमें कॉलम और वो 6 हमें बताता है रोज, ये रोज और कॉलम मिला के हमें बता रहे हैं सेल एड्रेस की वो जगह पर, वो सेल किस जगह पर है। तो A कॉलम में 6 वाले कॉलम में है, A रोज में 6 वाले कॉलम में, तो वो बता रहा है A6 यानी इस जगह पर है, तो इसे क्या कहते हैं हम, सेल एड्रेस, ठीक है। आप इस पे लिख लिए सेल एड्रेस। उसके बाद हमारा क्या है, सी, द प्री डिफाइंड कमांड दैट डू सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस आर नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। जो प्री डिफाइंड कमांड होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, COMPUTER, कंप्यूटर PROGRAME, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम, COMPUTER कंप्यूटर PROGRAME प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या है, एन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इज स्पेसिफाइड विद डैश साइन। हमारा जो साइन होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का क्या होता है, डॉलर का साइन होता है, इस तरह से डॉलर साइन बनता है, ठीक है। तो इसे आप लिख भी सकते हैं डॉलर यहाँ पर ऐसे करके DOLLAR, मगर ऐसे ही खाली साइन हमें लिखना है तो साइन बना दिए यहाँ पर, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पर बस साइन बना दिए कि कौन सा साइन होता है, तो साइन कौन सा होता है, डॉलर का S बनाते हैं, और ऐसे अमेरिका की करेंसी होती है ना डॉलर, वही इस तरह का साइन होता है, ठीक है। इसे भी आप रब कर दिए यहाँ से। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी है, ये आपको करनी नहीं है, अभी मैंने पहले ही बता दिया आपको करना नहीं है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कॉपी में मैं क्या करना है 2, और ये मैंने जो अभी क्वेश्चन आपको कराए देख लिए। और अगर आप चाह रहे हैं जो मैंने कॉपी में क्वेश्चन कराए हैं तो मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ कॉपी में। और जो मैंने मिस्टेक करी थी यहाँ पर मैंने चैप्टर का नाम गलत डाल दिया था, तो आप मत लिखिएगा, यहाँ पर आप अपना ही नाम लिखिएगा जो चैप्टर का नाम है, फॉर्मूला एंड फंक्शंस इन एक्सेल्स, ठीक है। चैप्टर का नाम हमारा क्या है, देखिए दिखाते हैं, फॉर्मूला एंड फंक्शंस इन एक्सेल, आप यही लिखिएगा, ठीक है। वो मैंने आई थिंक दूसरे चैप्टर का नाम लिख दिया है, ठीक है। तो आप ये चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा, और मैं आपको आंसर दोबारा दिखा दे रहा हूँ जो मैंने कॉपी में करे हैं। क्वेश्चन नंबर C करा था मैंने, उसका आंसर ये रहा, एक बार देख लिए,
फिर क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा किया है, डी करा है, तो उसका आंसर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। आंसर नंबर डी यहाँ है हमारा। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आप कॉपी में कर लिएगा। बाकी एक्सरसाइजेज जो मैंने कराई है वो बुक में ही रहने दिएगा। और एक बार आपको फिर से मैं कंटेंट दिखा दे रहा हूँ। कंटेंट में हमारी पिछली बार गलती हो गई थी, हमने पीए फर्स्ट का सिलेबस भी हाफ ईयरली में बता दिया था। तो फिर से मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ, पीए फर्स्ट में जो 2 चैप्टर आपके आए थे वो 2 चैप्टर अब हाफ ईयरली में नहीं आएंगे। हाफ ईयरली में सिर्फ और सिर्फ 3, 4 और 5 यही 3 चैप्टर आने वाले हैं। ये चैप्टर आपके अब नहीं आएंगे, ये आपने पढ़ लिए, इसका टेस्ट भी हो गया। अब आपके 3, 4 एंड 5 यही चैप्टर आने हैं। ठीक है, ये हमने पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट करा। ठीक है, यहाँ आप पार्ट फर्स्ट लिख लिए। फिर हमने ये किस में कंप्लीट किया, पार्ट 3 में कंप्लीट, पार्ट 2 में कंप्लीट किया। हाँ, पार्ट 2 लिख लिए। आज हमने जो कंप्लीट किया है हमारा पार्ट 3 में। ठीक है, ये तीनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे पार्ट 4 में चार्ट एंड एक्सेल, फिर एक्सेल एज डेटाबेस। उसके बाद ये हमारे तीनों चैप्टर जो आप फिर लिखे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट मैंने आपको रिमाइंड करा दिया है कि सिलेबस क्या है, आप उस पर आप सही से टिक कर लिएगा। ठीक है, चेंज कर लिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।